याद है ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पृथ्वीराज चौहान की कहानी पढ़ी थी। कैसा लगा था आप लोगों को? अच्छा लगा था ना? वो कितने वीर थे, आपने उसकी उनकी वीरता की कहानी सुनी ना। हम लोगों को भी ऐसे क्या बनना चाहिए? आप लोगों को भी डरपोक नहीं बनना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान के जैसे क्या बनना चाहिए? वीर बनना चाहिए। और अपने आत्म स्वाभिमान के लिए हर लड़ाई लड़नी चाहिए, है ना। तो लास्ट क्लास में मैंने जो पढ़ाया था वो आधी स्टोरी थी, तो मैं अभी फिर से रिवीजन कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ा था कि पृथ्वीराज चौहान जो कि दिल्ली का क्या था, सुल्तान था। और मंगोल राजा जो था वो क्या चाहता था कि वो के सारे राज्यों को लूटपाट मचाकर उसे भारत के जैसे सोने का चिड़िया बनाना चाहता था, है ना। और वो गजनी का राजा था, है ना। गजनी का राजा कौन था आपको याद है? मोहम्मद गौरी, है ना। तो गजनी का राजा जो मोहम्मद गौरी था वो भारत के सारे राज्यों से लूटपाट लगातार करता जा रहा था। फिर उसकी नज़र कहाँ पड़ी? दिल्ली के सल्तनत पे पड़ी, क्योंकि उसे पता था कि दिल्ली में बहुत धन संपत्ति है। तो वो क्या करना चाहता था कि दिल्ली को लूट लेना चाहता था। तो उसके मंत्री ने समझाया कि दिल्ली के राजा जो पृथ्वीराज चौहान है उनसे हम लोग उनको पराजित करना आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत वीर है। लेकिन फिर भी मोहम्मद गौरी ने बोला कि चलो अगर वीर हैं तो हम उनकी वीरता को देखेंगे। और दोनों में लड़ाई हुई और जीत किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की। फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि वो दुश्मन था, फिर भी क्योंकि ऐसा माना जाता था कि भारत के सुल्तान ऐसे वीर होते थे कि जो दुश्मन हो उसको भी माफ़ कर देते थे। ये सोचकर उन्होंने क्या किया, वो जो राजा मोहम्मद गौरी थे उन्हें क्या किया, माफ़ कर दिया, है ना। उनके मित्र राजकवि चंद्रबरदाई ने उन्हें मना भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा फ़र्ज़ है कि एक बार दुश्मनों को मौका देना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है कि जो वीर हो, जो आगे बढ़े, उसके दुश्मन भी बहुत सारे होते हैं। तो कोई वो विदेशी दुश्मन नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान के क्या थे, भारत में भी बहुत सारे दुश्मन हो गए थे। तो जो एक और भारत के जो उनके दुश्मन थे वो कौन थे? राजा, याद है आपको कौन थे? वो राजा जयचंद थे, है ना। राजा जयचंद जो थे वो राजा जयचंद जो थे वो पृथ्वीराज चौहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। याद है ना आप लोग को? मैंने पढ़ा था कि उनकी पुत्री संयोगिता थी जो पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती थी। तो पहले के ज़माने में मैंने बताया कि जैसे कोई राजकुमारी होती थी तो उनकी शादी के लिए उनके पिताजी क्या करते थे? स्वयंवर करते थे, जिसमें सभी योग्य राजकुमार या राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। और राजकुमारी जिसे पसंद करती थी उसे अपना पति चुनती थी। तो क्योंकि राजा जयचंद पसंद नहीं करते थे पृथ्वीराज चौहान को, तो उन्होंने उसे आमंत्रित नहीं किया। तो जब राजकुमारी संयोगिता को ये पता चला तो उन्होंने क्या किया, चुपके से ही पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण पत्र भेजा और अपने मन की बात बताई। पृथ्वीराज चौहान ने भी उनकी बात मान ली, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए राजा जयचंद ने क्या किया था कि अपने दरबार पर उनकी प्रतिमा लगाकर उन्हें द्वारपाल बना दिया था। जब राजकुमारी संयोगिता वरमाला लेकर आगे बढ़ रही थी तो सभी सम्राटों को नापसंद करके उन्होंने क्या किया कि देखा कि ये तो पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा है, तो उन्होंने उनकी प्रतिमा को क्या किया कि वरमाला डाल दिया। तब तक पृथ्वीराज चौहान आए और उन्हें अपनी पत्नी बनाकर ये कहकर कि उन्होंने क्योंकि मेरी प्रतिमा को वरमाला पहनाया है तब ये मेरी पत्नी हुई, कहकर उन्हें अपने साथ लेकर चले गए। ये बात राजा जयचंद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनके मन में क्या हुआ, बदले की भावना आ गई। अंत में उन्होंने क्या किया कि राजा जयचंद मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने क्या कहा, हम दोनों मिलकर पृथ्वीराज चौहान का सामना करेंगे और सारे धन संपत्ति आप ले लेना, और लेकिन जो दिल्ली की गद्दी है वो मेरी होगी, ठीक है। फिर ऐसा हुआ कि दोनों ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई की। और जब सब लोग मिलकर किसी एक के पीछे पड़ जाएं तो आपको पता है कि उनकी हार निश्चित है, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इसके बाद क्या हुआ कि राजा जयचंद ने कहा कि जैसा कि पहले से हम लोग में बात पक्की हुई थी कि मुझे राजगद्दी मिलेगा तो मुझे राजगद्दी दो। उन्होंने मोहम्मद गौरी से कहा, लेकिन मोहम्मद गौरी भी कम चालाक नहीं था। उसने क्या कहा कि जो व्यक्ति अपने देश का नहीं हो सकता है, अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है, वो किसी विदेशी का क्या होगा। तो जब तुम पृथ्वीराज चौहान जो आपके देश के हैं उनके नहीं हुए तो मेरे कैसे होगे। यह कहकर उसने क्या किया कि अपने सिपाहियों को आज्ञा दे दी कि इस गद्दार का सिर काट कर चौराहे पर लगा दो और गद्दार लिख दो, ठीक है। ये हुआ जयचंद का हर्ष परिणाम, है ना। इसके बाद क्या हुआ
कि पृथ्वीराज चौहान को क्या हुआ कि उनके सामने मोहम्मद गौरी के सामने लाया गया। अब इसके आगे का अब मैं पढ़ाती हूँ, कंटिन्यू करते हैं। ये तब क्या था, ये पहले का था जो मैं आपको रिवाइज करवा रही थी, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट पेज पढ़ लिया था, ये सेकेंड पेज भी पढ़ लिया, थर्ड पेज संयोगिता को सूचित करते ये भी कर लिए थे बेटा, याद है ना। ये मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया था कि देखो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर जा रहे हैं ना, और जो उनके सामने आ रहे हैं वो उनका वध करते जा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने मोहम्मद गौरी के दोनों के साथ लड़ाई ये भी पढ़ लिया था, ये लास्ट पेज में आया था, है ना। देखो तीसरा भाग हम लोग पढ़ने वाले थे, भाग 1 और भाग 2 हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलो स्टार्ट करते हैं, ओके। चलो अब ध्यान से सुनना, पहले मैं रीड करते जा रही हूँ, अब ध्यान से सुनो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। मोहम्मद गौरी। दिल्ली का सम्राट पृथ्वीराज चौहान आज हमारे सामने जंजीरों में जकड़ा बंदी बनकर खड़ा है। हा 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 हा। पृथ्वीराज, मैं भी तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ यदि तुम मेरे गुलाम बनकर रहो। तो क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी के सामने जब पृथ्वीराज चौहान को लाया गया तो उसे बहुत खुशी हो रही थी कि वो दिल्ली का सुल्तान जो इतना वीर है आज उसके सामने जंजीरों से जकड़ा खड़ा, और वो हंस रहा था। और उसने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि मैं भी तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ अगर तुम मेरे गुलाम बनकर रहो। पृथ्वीराज चौहान आंखें तरेर कर, मैं पृथ्वीराज चौहान हूँ, गुलाम बनकर रहने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँ। देखिए बेटा, जो स्वाभिमानी होते हैं ना वे ऐसे ही होते हैं, किसी को गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं। गुलामी से अच्छा वो क्या करते हैं, मृत्यु को गले लगा लेते हैं। और पृथ्वीराज चौहान भी उन्हीं वीरों में से एक थे। मोहम्मद गौरी क्रोध से, तू बंदी बना खड़ा है फिर भी हमें आंखें दिखाता है, अपनी ये घूरती निगाहों को नीचे कर। पृथ्वीराज चौहान, क्या तुम जानते नहीं कि हम एक राजपूत हैं और एक राजपूत की आंखें मौत के बाद ही नीची होती है। देखो मोहम्मद गौरी को अच्छा नहीं लगा कि पृथ्वीराज चौहान जो कि बंदी बना हुआ वो भी उसके घूरती उसे आंखें तरेर का मतलब क्रोधित आँख से उसे देखे। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैं अपनी ये आंखें नीची नहीं करूँगा, क्योंकि एक राजपूत की आंखें मौत के बाद ही नीची होती है। मोहम्मद गौरी, सैनिकों, जिन आंखों से यह मुझे घूर कर देख रहा है उन आंखों को गर्म सलाखों से फोड़ दो। आज्ञा अनुसार गर्म सलाखों से पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी जाती है। अब देखो मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि अपने सिपाहियों को आज्ञा दिया कि जो जिन आंखों से ये मुझे घूर रहा है लोहे गर्म करके लाओ और उसकी आंखें फोड़ दो। देखो बेटा, पहले के ज़माने में कैसे सजा दी जाती थी। देखो मोहम्मद गौरी, हमें इसे मृत्युदंड तो अवश्य देंगे, हम इसे मृत्युदंड तो अवश्य देंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, इसे बंदी गृह में डाल दो। मोहम्मद गौरी ने क्या कहा कि हम इसे मृत्युदंड देंगे लेकिन इसको पहले थोड़ा तड़पाएंगे, है ना। इसे बंदी गृह में डाल दो। जेल को बंदी गृह कहते थे। इधर राजकवि चंद बरदाई अपने सम्राट की दुख भरी खबर सुनकर चिंतित होते हैं तथा अपने मित्र के जीवन रक्षा के लिए मोहम्मद गौरी के दरबार में जाते हैं। याद है ना आपको, ये चंद्र बरदाई जो कि मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान से हार गया था, तो जब पृथ्वीराज चौहान उसे मृत्युदंड नहीं दे रहे थे तो बोल रहा था ना कि मित्र इसे मृत्युदंड दे दो। अगर पृथ्वीराज चौहान चंद्र बरदाई की बात मान लेते तो आज उनके सामने ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब क्या हुआ, मित्र तो मित्र होते हैं। अपने मित्र पृथ्वीराज चौहान की जैसी अवस्था सुनकर चंद्र बरदाई क्या हुए, बहुत दुखी हुई और अपने मित्र के जीवन रक्षा के लिए मोहम्मद गौरी के दरबार में जाते हैं। चंद्र बरदाई, मोहम्मद गौरी, तुमने सम्राट पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनकी आंखें फोड़ दी, क्या तुम भूल गए इसी पृथ्वीराज ने तुम्हें माफ़ी की भीख दी थी? भीख। मोहम्मद गौरी क्रोधित होकर, तू पृथ्वीराज की हिमायत करने आया को, इसे भी बंदी बनाकर इसके मित्र के साथ बंदी गृह में डाल दो। बंदी गृह में चंद्र बरदाई ने अपने मित्र की दुखद अवस्था देखकर अत्यंत दुखी होकर उनके गले से लिपट जाते हैं। अब क्या हुआ कि चंद्र बरदाई उससे रहा नहीं जाता है और वो मोहम्मद गौरी के दरबार में जाके बोलते हैं कि तूने उस पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाली जिसने तुम्हें मृत्यु की जिन्हें जीवन की भूख दी, जिन्होंने तुम्हें जीवन दान दिया था भीख में, है ना। तो मोहम्मद गौरी बहुत नाराज़ हो जाता है और उसने पृथ्वीराज और वो चंद्र बरदाई से कहता है कि तू पृथ्वीराज की हिमायत करने आया है, मतलब उनके पक्ष लेकर बोलने आया है। सैनिकों से कहकर उसे भी जेल में डलवा देता है। इधर क्या होता है कि चंद्र बरदाई अपने मित्र के गले मिलकर जेल में बहुत दुखी होते हैं। पृथ्वीराज चौहान, मित्र, मैंने गौरी को क्षमादान देकर बहुत गलती की। यदि अब मुझे एक अवसर मिल जाए ना तो मैं मोहम्मद गौरी का वध कर दूं। और जल्द ही ऐसा एक अवसर पृथ्वीराज चौहान को मिल जाता है।
पृथ्वीराज चौहान अपने मित्र चंद्रबरदाई से कहते हैं कि मित्र, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानकर और गौरी को प्राण देकर, क्षमादान देकर बहुत बड़ी गलती है की है। अब मुझे अगर एक भी अवसर मिल जाएगा ना तो मैं इस मोहम्मद गौरी का क्या करूँगा, वध कर दूँगा। और जल्दी क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान को ऐसा मौका मिल जाता है। सिपाही बंदीगृह के बाहर कुछ सिपाही बातें करते हुए, सुना है सुल्तान तीरंदाजी के खेल का आयोजन कर रहे हैं जिसमें अनेक धनुर्धारी हिस्सा लेंगे। यह सुनते ही चंद्रबंदाई के दिमाग में हलचल होती है। अब क्या हुआ कि बाहर सिपाही बात करते रहते हैं कि जो मोहम्मद गौरी है वो क्या करने वाला है, तीरंदाजी का खेल आयोजन करने जा रहा है जिसमें बहुत से धनुर्धर क्या हो रहे हैं, उसमें भाग लेने जा रहे हैं। सॉरी बच्चा। चंद्रबरदाई प्रसन्न होकर, मित्र आपने सुना गौरी ने तीरंदाजी खेल का आयोजन किया है, उसमें आप भी हिस्सा लेकर शब्द भेद धनुर्विद्या से गौरी का भेदन कर सकते हैं। अब आप देखिए कि गौरी कैसे हमारे जाल में फंसता है, हमें यह अवसर देना नहीं चाहिए। बेटा क्या हुआ कि चंद्रबरदाई ने जब ये सुना तो पृथ्वीराज चौहान से कहा कि शब्द भेद से आप क्या कर सकते हो, गौरी को भेद कर सकते हो। शब्द भेद का मतलब ये होता है कि कोई इशारा से बताए और आप किसी का वध करो, है ना। शब्दों के आधार पे आप क्या करते हो, किसी का वध करते हो। मतलब सपोज कि आपकी आंखों में पट्टी बांध दी जाए और आपको कोई सामने से इंस्ट्रक्शन दे रहा है किसी को वध करने के लिए, तीर चलाने के लिए, तो आप उसका वध करते हो, है ना। पहले के ज़माने में ऐसे भी होते थे, तो उसको क्या बोलते थे, शब्द भेद तीरंदाजी। ठीक है। चंद्रबरदाई सिपाही को बुलाकर, सिपाही हम सुल्तान से तीरंदाजी खेल के सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं, हमारा यह संदेश शीघ्र सुल्तान तक पहुंचा। चंद्रबरदाई ने सिपाही से क्या कहा कि आपके राजा जो तीरंदाजी का खेल आयोजित करने वाले हैं, उस सिलसिले में मैं आपके राजा से मिलना चाहता हूँ, तो हमारा ये संदेश क्या करो, राजा तक पहुँचा दो। गौरी की अनुमति पाकर चंद्रबरदाई को राजा के दरबार में पेश किया जाता है। चंद्रबरदाई, सुल्तान आपने जो तीरंदाजी का खेल का आयोजन किया है उसमें मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान भी हिस्सा लेने चाहते हैं। मोहम्मद गौरी, क्या एक अंधा तीरंदाजी करेगा? हा 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 हा। चंद्रबरदाई, आपने पृथ्वीराज का यह करतब देखा ही कहाँ है, आंखें न होने के बाद भी वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं, आवाज़ सुनकर तीर चला सकते हैं। मोहम्मद गौरी, असंभव। अब देखो, जब चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि राजा पृथ्वीराज चौहान भी तीरंदाजी में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि बिना आँखों का अंधा व्यक्ति तीरंदाजी कैसे कर सकता है। लेकिन चंद्रबरदाई ने उन्हें कन्विंस कर दिया कि आपने पृथ्वीराज चौहान का ये कारनामा नहीं देखा है, वो आँखें बिना होते हुए भी अच्छा तीर चला सकते हैं। चंद्रबरदाई, आप अवसर देकर स्वयं देख लीजिए। मोहम्मद गौरी, ठीक है, उसकी मौत के पहले उसका ये हुनर भी देख लेंगे, और यदि पृथ्वीराज चौहान का निशाना चूक गया तो उसके साथ तुम्हें भी मौत की सज़ा मिलेगी। मोहम्मद गौरी ने कहा, ठीक है, अब अगर यही बात हो तो उसको मृत्युदंड की सज़ा तो मिलेगी, लेकिन उसके पहले उसका ये हुनर भी मैं देख लेता हूँ। और अगर पृथ्वीराज चौहान का निशाना चूक गया तो क्या होगा कि उसके साथ साथ तुम्हें भी मौत की सज़ा मिलेगी। चंद्रबरदाई ने कहा, मुझे मंजूर है। चंद्रबरदाई का पुनः बंदीगृह में प्रवेश होता है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान से, महाराज, गौरी को परास्त करने का आपको बहुत सुनहरा मौका मिला है। इस खेल में आप तवे पर बाण न चलाकर गौरी पर निशाना साध देना। पृथ्वीराज चौहान, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि गौरी कहाँ बैठा हुआ है। अब चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को आकर ये खुशखबरी दी कि मैंने आपके लिए मौका ढूंढ लिया है। आप क्या करना कि तीरंदाजी में तवे पर, मतलब जहाँ निशाना लगाना वहाँ मत लगाना, जहाँ मोहम्मद गौरी बैठा है ना उस पर निशाना लगा देना। पृथ्वीराज चौहान को आश्चर्य होता है कि क्या पता कि मुझे कैसे पता चलेगा कि गौरी कहाँ है। चंद्रबरदाई, दोहे के द्वारा मैं बताऊँगा कि गौरी कहाँ बैठा है, आप मेरे शब्दों के आधार पर गौरी पर तीर चला देना। तो चंद्रबरदाई ने कहा कि मैं दोहा बोलूँगा कि मैं बताऊँगा, मतलब गाना गाकर बताऊँगा कि गौरी कहाँ बैठा है। आप क्या करना कि मेरे शब्दों के आधार पर क्या करना कि गौरी पर क्या करना कि तीर चला देना। ठीक, इस तरह योजना बनाकर पृथ्वीराज के साथ चंद्रबरदाई तीरंदाजी के खेल में उपस्थित होते हैं। इस तरह क्या होता है, इस तरह योजना बनता है और दोनों क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान क्या कहते हैं कि चंद्रबरदाई के साथ मिलकर खेल में उपस्थित होते हैं। अब देखो, चंद्रबरदाई
सुल्तान तवे से निकली आवाज़ सुनकर पृथ्वीराज उस तवे का पर निशाना साधेंगे, लेकिन सुल्तान आपको 3 बार हुक्म देना होगा, तभी मेरे मित्र तीर चलाएंगे। अब देखो कितने चालाक है चंद्रबरदाई। सुल्तान ने उसने क्या कहा कि तवे से निकली आवाज़, मतलब तवा क्या होगा, आवाज़ करती रहेगा। उस आधार पर पृथ्वीराज चौहान क्या करेंगे कि तवे पे निशाना साधेंगे और क्या बोले कि सुल्तान आपको 3 बार हुक्म देना होगा, तभी मित्र चलाएंगे। और तो देखो जब वो बोलेगा, हुक्म देंगे, तो क्या होगा, उन्हें तो आवाज़ से पता चल जाएगा कि वहाँ कि गौरी कहाँ बैठा हुआ है, तो क्या होगा, उस पर निशाना चला देंगे। देखिए बेटा, पहले के ज़माने में कैसे मित्र होते थे जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करते थे, लेकिन मित्र के इतने साथ देते थे, बदला लेने के लिए हर तरफ उसके हर कदम उनके साथ रहते थे। ऐसे ऐसे मित्रों का उदाहरण हमारे इतिहास में, ऐसे वीर पुरुषों का और ऐसे मित्रों का उदाहरण भरा भरा है हमारे इतिहास में। इसलिए तो बोलते हैं कि भारत के इतिहास जो क्या है, वीर और वीरांगनाओं के वीर गाथाओं से भरी भरी है। अब देखो मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज मैं तुमको हुक्म देता हूँ, तीर चलाओ। पृथ्वीराज चौहान अपने हाथों में धनुष बाण लेकर तैयार हैं और चंद्रबरदाई दोहा गाना शुरू करते हैं। अब देखो पहले तो क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी का उनको आवाज़ सुनाई दे दिया, उन्होंने कहा कि तीर चलाओ, मैं हुक्म देता हूँ। अब पृथ्वीराज चौहान क्या किए कि धनुष बाण लेकर तैयार हो गए और चंद्रबरदाई क्या करते हैं, दोहा गाना शुरू कर देते हैं। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। अब देखो उसको उनको इशारे में बता देता है कि 4 बास का दूरी है, 24 गज है। पहले के ज़माने के अनुसार जो डिस्टेंस मेजरमेंट करते थे ना, उस उदाहरण पे अंगुल अष्ट प्रमाण, मतलब कि जो अंगुली क्या है कि अंगुली के आधार पर कितने बित्ता जैसे नहीं बोलते पहले के ज़माने में, उसी के आधार पर वो बता रहे कितने बित्ता की दूरी पर पृथ्वीराज चौहान बैठा हुआ है ना। उस आधार पर क्या करना कि आप तीर चलाना। तापर अंगुल अष्ट प्रमाण, मतलब कि कितना ऊंचाई पे बैठे हुए अपने राजगद्दी पे वो बता रहे हैं, उसके ऊपर सुल्तान बैठे हुए। और चौहान आप चूकना मत, आराम से एकदम क्या करना कि निशाना लगाना। अपने दोहा में उन्होंने सब कुछ बता दिया कि कहाँ मोहम्मद गौरी किस तरह बैठा हुआ है। मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज लगाओ निशाना साधो पृथ्वीराज। अब देखो पृथ्वीराज को तो उनकी मोहम्मद गौरी की आवाज़ भी आ रही थी, उसने 3 बार बोला क्या पृथ्वीराज निशाना लगा। गौरी की आवाज़ तथा दोहा सुनकर पृथ्वीराज तीर चला देते हैं। तीर गौरी के हृदय पर जा लगता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी की आवाज़ के आधार पर और उनके दोस्त ने जो दोहा बोला था उस आधार पर, है ना, क्या करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, बाण चला देते हैं और वो जाकर मोहम्मद गौरी को सीने पर लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान, मैंने अपनी हार का बदला ले लिया, मोहम्मद गौरी तो फिर परास्त हो गया। योजनानुसार गौरी का वध करने के पश्चात चंद्रबरदाई तथा पृथ्वीराज एक दूसरे के पेट में तलवार घोंप देते हैं, क्योंकि उनको तो पता था कि अब जब उन्होंने मोहम्मद गौरी को मारा है तो उसके सिपाही सब तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। दोनों पहले ही योजना बना लेते हैं कि मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद क्या करेंगे कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, पेट में तलवार घोंप देंगे। पृथ्वीराज चौहान पीड़ा भरे स्वर से, गुलामी से अच्छा तो मृत्यु लोक है, दुश्मनों के हाथों मरना पृथ्वीराज चौहान की शान के खिलाफ है। अब देखो कराते हुए भी यही बोल रहे हैं कि गुलामी से अच्छा क्या है, मृत्यु लोक है। और क्या पृथ्वीराज क्या बोलते हैं कि दुश्मनों के हाथ से मरना पृथ्वीराज चौहान के शान के खिलाफ है। तभी तो अपने मित्र के हाथों मरे, चंद्रबरदाई के हाथों मरे ना बेटा। बोलिए देखो इस बात से आपको क्या सीख मिलती है कि हमें साहसी बनना चाहिए, वीर बनना चाहिए और क्या चाहिए, दूसरे को क्षमा करने का भी हमारे अंदर हिम्मत होना चाहिए और आत्मसम्मान से जीना चाहिए और अपने आत्मसम्मान की रक्षा हमेशा करनी चाहिए। ठीक, अब बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी ना, है ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस कहानी का अब हम लोग क्या करते हैं कि शब्दार्थ थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप ध्यान से सुनना बेटा। हाँ चलो, सबसे पहला है मुल्क।
तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि मुल्क का अर्थ होता है देश या फिर कंट्री, है ना। फिर देखो ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन। ओके, विराजमान का अर्थ होता है उपस्थित। क्या होता है? उपस्थित। ठीक है बेटा, मैं एक बात बताना भूल गई कि आप इसमें देखो किसने किससे का कितने सारे क्वेश्चंस पर्सन बन सकते हैं ना। तो आप क्या करना कि जब स्टोरी पढ़ना तो एकदम ध्यान से पढ़ना कि कब कौन क्या बोल रहा है ना, कब मोहम्मद गौरी बोल रहा है, कब जयदेव बोल रहा है ना, और कब पृथ्वीराज चौहान बोल रहे हैं, कब चंद्रबरदाई बोल रहे हैं, जितने पात्र हैं ना, संयोगिता कब बोल रही है, तब जितने पात्र हैं ना सबका कहानी ठीक से पढ़ना। कि अगर मान लो आपके टेस्ट होने वाले हैं ना तो आई थिंक स्टैंडर्ड कि चैप्टर 6 तक आएंगे, इसलिए मैं चैप्टर 6 मैंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन आप क्या करना कि बुक का जो चैप्टर है ना अच्छा से पढ़ लेना, ताकि बीच से कहीं आए कि किसने किससे कहा कुछ भी, तो आप आराम से आंसर कर लेना। ओके, देखो मूल का अर्थ हुआ देश, ईर्ष्या का अर्थ हुआ जलन, विराजमान का अर्थ हुआ उपस्थित, है ना। आइए विराजिए बोलते हैं ना, मतलब आइए बैठिए उपस्थित होइए, है ना। स्वयंवर, स्वयं पति का चुनाव करना। पहले के ज़माने में स्वयंवर आयोजित होते थे जिसमें राजकुमारी या रानी क्या करते थे? अपने पति का चुनाव करते थे, है ना। उसके बाद है अवसर, अवसर का अर्थ होता है मौका, ठीक है, चांस। धनुर्विद्या मीन्स धनुष चलाने की विद्या, धनुर्विद्या का अर्थ होता है धनुष चलाने की विद्या। नेक्स्ट है घमासान, है ना। घमासान का अर्थ होता है भयानक युद्ध। बोल रहे कि घमासान युद्ध हुआ, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब क्या हुआ कि भयानक युद्ध हुआ। तुच्छ मतलब जो महत्वहीन हो, बोलते हैं ये मेरे लिए बहुत तुच्छ है, मतलब महत्वहीन है, इसका मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उसी सेंस में। निहत्था मतलब बिना हथियार के, है ना। याद है आपको पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से कहा था कि मैं निहत्थे पे वार नहीं करता, मतलब जिसके पास कोई हथियार ना हो, बिना हथियार का हो, मैं उस पर वार नहीं करता। शब्द भेद मतलब शब्द के आधार पर भेदना, मतलब जैसे कि याद है ना आपको पृथ्वीराज चौहान को चंद्रबरदाई दोहा के आधार पर बता रहे थे कि मोहम्मद गौरी कहाँ बैठा है, और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की आवाज़ और चंद्रबरदाई के दोहों के आधार पर मोहम्मद गौरी को मार दिया था। वही बोलते हैं शब्द भेद, मतलब शब्द के आधार पर भेदना। हिमायत का अर्थ होता है तरफदारी करना, बोलते हैं ना इसकी हिमायत मत करो, मतलब तरफदारी मत करो, मतलब उसका पक्ष लेकर मत बोलो। जब हम किसी का साइड लेके बोलते हैं तो बोलते हैं उसको हिमायत करना बोलते हैं, या फिर तरफदारी करना बोलते हैं। हुक्म यानी आदेश देना। ओके, देशद्रोही मतलब देश के साथ गद्दारी करने वाला, जो देश के साथ गद्दारी करता है ना उसको देशद्रोही कहते हैं। याद है ना जयदेव को मोहम्मद गौरी ने कहा था कि देशद्रोही है, जो अपने देश के साथ वफादारी नहीं किया वो मेरे साथ वफादारी क्या करेगा। भयभीत, भयभीत का अर्थ होता है डरा हुआ, है ना। गुस्ताखी मतलब बेअदबी, वो जो जब याद है आपको पृथ्वीराज चौहान जब आंखें तरेर कर वो मोहम्मद गौरी से बात करते तो बोलते एक गुस्ताखी, इतनी गुस्ताख कि मेरे सामने तुम आंखें दिखाकर मुझसे बातें कर रहे हो, मतलब कि जब हम किसी का डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना उसको गुस्ताखी कहते हैं या फिर बेअदबी कहते हैं। ओके, घोपना का अर्थ होता है गराना, है ना। बोलते ना कि वो एक दूसरे को घोप दी, मतलब एक दूसरे को भी घोप दिया, मतलब मार दिया, वो एक दूसरे को भी घर पेट में तलवार घोप देते हैं, है ना। लास्ट में याद है ना आपको चंद्रबरदाई और मोहम्मद गौरी। कूच मतलब रवानगी, पहले के ज़माने में क्या करते थे कि आज हमारी सेना दिल्ली की तरफ कूच करेगी या कहीं भी कूच करेगी, मतलब प्रस्थान करेगी, चलेगी, आक्रमण करेगी, वही, है ना। या मान लो कि किसी के एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो बोले कि आज हमारी सेना इस जगह से वहाँ पर कूच करेगी, मतलब जाएगी। अनुमति का अर्थ होता है आज्ञा, है परमिशन। परास्त करना मतलब हराना या फिर हरा देना, परास्त का मतलब है हराना या हरा देना, है ना। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, देखो मुल्क का मतलब होता है देश, ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन, विराजमान का अर्थ होता है उपस्थित, फूट का अर्थ होता है आपसी अनबन, है ना, मतलब फूट डाल दिया, मतलब आपसी अनबन हो गया, दो लोग के बीच जब कोई मतभेद हो जाए ना बोलते हैं फूट पैदा हो गया। स्वयंवर अर्थात स्वयं पति का चुनाव करना। अवसर का अर्थात होता है मौका। धनुर्विद्या अर्थात धनुष चलाने की विद्या। घमासान यानी भयानक युद्ध। तुच्छ मतलब जो महत्वहीन हो। निहत्था मतलब बिना हथियार के। शब्द भेद मतलब शब्द के आधार पर भेदना। हिमायत करना मतलब तरफदारी करना।
हुक्म का अर्थ होता है आदेश देना, भयभीत का अर्थ होता है डरा हुआ, फिर गुस्ताखी का अर्थ होता है बेअदबी, है ना, मतलब किसी के साथ अगर डिसरिस्पेक्ट से बात करो तो उसको बेअदबी कहते हैं। घूपना का अर्थ होता है गराना, कुछ का अर्थ होता है मतलब कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जाते हैं ना, प्रस्थान करते हैं या जाते हैं, तो हम लोग उसको रवानगी कहते हैं, ओके, रवाना होंगे आज हम लोग। अनुमति का अर्थ होता है आज्ञा, और परास्त का अर्थ होता है मतलब हरा देना, ठीक है। अब देखो ये जो थोड़े हार्ड वर्ड्स है ना, मैं एक बार आपके सामने पढ़ रही हूँ, आप तो ध्यान से देखना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप भी एक बार रिपीट भी करना, ठीक है। देखो, सिंहासन, सिंहासन, विराजमान, विराजमान, फिर है आक्रमण, आक्रमण करना, याद है। गुस्ताखी मतलब बेअदबी, अभी पढ़ा ना आप लोगों ने। षड्यंत्र मतलब जब हम लोग किसी के खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी करते हैं ना, किसी के खिलाफ कुछ साजिश करते हैं, उसको षड्यंत्र बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में कॉन्स्पिरेसी। स्वयंवर है ना, कि मतलब कि जिसमें राजकुमारी क्या करती है, अपने पति को चुनती है ना, स्वयंवर। कन्नौज, ठीक है, कन्नौज के राजा जयदेव थे ना, संयोगिता कहाँ की राजकुमारी थी, कन्नौज की राजकुमारी थी। बंदीगृह, जेल को बंदीगृह बोलते हैं, गृह मतलब घर, बंदी मतलब जहाँ बंदी को रखा जाता है। धनुर्विद्या मतलब जो तीरंदाजी में जो महारत हासिल जो ज़्यादा अच्छा करते हैं ना, अब उसी को धनुर्विद्या बोलते हैं, कि धनुर्विद्या में बहुत ही पारंगत है, ओके। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, आप ध्यान से सुनना। सिंहासन, विराजमान, आक्रमण, गुस्ताखी, षड्यंत्र, स्वयंवर, कन्नौज, बंदीगृह, धनुर्विद्या, ओके। अब देखो, अगर आप मेरे सामने होते, मैं सोचिए और बताइए, आपसे ज़रूर मैं आपको पूछती, लेकिन अब तो आप वो अभी मेरे सामने हो नहीं, मैं आपको बोलती हूँ। आप देखो आंसर देने का कोशिश करना कि मैम की कितनी बात है आपको समझ में आई, कितनी नहीं। जयचंद को गद्दार क्यों कहा गया है, अभी मैंने बताया ना कि क्योंकि उसने क्या किया, अपने ही देश के राजा को हराने के लिए विदेशी राजा की सहायता की, तो हुआ ना गद्दार, इसलिए जयचंद को गद्दार कहा गया, क्योंकि उसने विदेशी शासक मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर अपने ही देश के शासक राजा पृथ्वीराज चौहान को हराने की साजिश रची। मोहम्मद गौरी को आपसी फूट की वजह से विजय मिली, क्या यह सही है, यदि हाँ तो कैसे। अब बताओ, आपसी फूट मतलब अगर जयचंद पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या नहीं करते तो क्या होता, तो वो तो ईर्ष्या नहीं करते तो मोहम्मद गौरी के साथ वो तो मिलकर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण नहीं करते, और अगर ऐसा नहीं करते तो मोहम्मद गौरी को तो कभी जीत मिलती ही नहीं। तो विजय कैसे मिली, क्योंकि राजा जयदेव ने मोहम्मद गौरी की सहायता की, तो यह बात तो सही है। अंत में पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे के पेट में तलवार क्यों घोंप दी, बताओ बेटा, आपको आंसर पता है, मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया था, है ना। इसलिए क्योंकि पृथ्वीराज चौहान कहना था कि दुश्मनों के हाथों से मरना उनके शान के खिलाफ है, इसलिए क्या किया कि उन्होंने अपने मित्र के हाथों से अपने पेट में तलवार घोंपवा ली। दोनों चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे के पेट में तलवार घोंप ली कि वो क्या हो कि शत्रु की गुलामी से अच्छा क्या है, मृत्यु लोक है ना, और दुश्मनों के हाथ से मरना पृथ्वीराज चौहान के शान के खिलाफ है, इसलिए, ठीक है। चलो अब मैं हो गया, मैंने ये चैप्टर एक्सप्लेन किया, आप दोनों वीडियो अच्छा से देख लेना, आंसर PDF में अगले में भेज दूँगी, ठीक है। अच्छा से पढ़ना बेटा, टेस्ट में ऐसा ना हो कि पता चले कि मैम अपना काम करते जा रही है, बच्चों ने अपना काम किया है नहीं और मैम का सिर नीचा कर दिया, आंसर ही नहीं दिए, है ना। ऐसा मत करना, मैम की आंखें नीची मत करना, है ना। मैम जो एक्सप्लेन करती है ना, बार बार सुनना, बार बार मत सुनो तो एटलीस्ट एक बार सुन लेना, ताकि आपको सारे आंसर्स हर लाइन का पता हो, किसी का बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं ना। तो आपको अगर ये बुक थ्रोली रीड नहीं करोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, ओके बेटा। चलो अब मैं जाऊँ, अब हम लोग नेक्स्ट PDF में एक्सप्लेन कर दूँगी, उसके बाद मिलते हैं हम लोग, है ना। तो टिल देन बाय बेटा, टेक केयर।